देखिए, जहाँ तक स्कूल में फ़ीस बढ़ने के कारण हैं, फ़ीस बढ़ने के कई कारण हैं। ज़रूरी नहीं कि महंगाई बढ़े तो फ़ीस बढ़े। दिल्ली में जब छठा वेतन आयोग लागू होता है या सातवां वेतन आयोग लागू होता है, तो वो जैसे केंद्र सरकार अपने यहाँ लागू करती है, उसी प्रकार से दिल्ली के स्कूलों के लिए भी ये बाध्य है। क्योंकि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 में एक सेक्शन 10(1) डाल रखा है कि जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार अपने स्टाफ को सैलरी देगी, वही सैलरी आपको भी देनी है। इसके लिए आप देखते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए की किस्तें जारी करती है। अब फीस बढ़ने के एक बड़ा कारण ये भी है। अब फीस बढ़ाने का जो तरीका है, उसका तरीका ये है कि हर स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसकी अप्रूवल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से होती है। उसमें मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उसमें पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधि होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट के 4 नॉमिनी होते हैं। उनके सामने जनवरी या फरवरी में हर स्कूल लगभग अपनी मीटिंग करता है, और आने वाला जो साल है उसमें कितनी फ़ीस होनी चाहिए, वो एक एस्टिमेटेड बजट उनके सामने रखा जाता है कि ये हमारा एक्सपेक्ट है, हमें इतने अगले साल में इतनी फ़ीस से आमदनी होगी, और इतना हमारा खर्चा है, और इतना हमारा खर्चा बढ़ने का अनुमान है, जिसको ध्यान में रखते हुए फ़ीस तय की जाती है कि नेक्स्ट सेशन में फ़ीस हमारी क्या होनी चाहिए, जिसके लिए 31 मार्च से पहले ये अप्रूवल लेकर के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भेज दी जाती है। ये कंपलसरी है कि नेक्स्ट सेशन से हमारी ये फ़ीस होगी। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, देखिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन हर स्कूल में होती है और उसके प्रतिनिधि उसमें होते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को ये लगता है कि पीटीए बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ वो डायरेक्टरेट में भी कह सकते हैं, उसके खिलाफ वो मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि इस पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पे हमें भरोसा नहीं है, आप इसको बदल दें। और जहाँ तक ऑपरेशन कॉस्ट की बात है, देखिए, टीचर को सैलरी देनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशनल कॉस्ट क्या कम हो सकती है? अगर उसको कम करने का प्रयास करते हो तो स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाता है, वो डाउन होता है। कहीं ना कहीं जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें कमी की जाती है। अभिभावकों को फीस कम करने का एक सबसे बड़ा तरीका हमारा ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं, हरियाणा में आप चले जाएं, तो वहाँ काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक मैकेनिज्म तैयार हुआ कि कोई भी स्कूल फीस बढ़ाएगा जो मैक्सिमम 5% प्लस CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रख करके वो अपनी फीस बढ़ा सकता है, जिसको सरकार तय करती है। अब वहाँ इन दोनों स्टेट में झगड़ा खत्म हो गया है। और जहाँ तक बात है, मेरा स्कूल तो बहुत छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इसलिए मेरे सामने कभी इस प्रकार की समस्या आई नहीं। हम तो क्षेत्र के लोगों को फीडबैक देते हैं और हमारे यहाँ कभी इस प्रकार की समस्या कोई आई नहीं। जहाँ तक अभिभावकों को राहत देने की बात है, देखिए, जब से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% फीस 25% EWS के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया गया, इससे समस्याएं बहुत बढ़ी हैं। कारण ये है कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था तो उसमें ये कहा गया था कि एक बच्चे का सरकार का जितना एक बच्चे पे खर्च होता है उतना वो सरकार उस स्कूल को EWS के बच्चे का रिम्बर्स करेगी। पर देखा गया ये है कि दिल्ली सरकार का लगभग एक बच्चे पे 7,000 रुपये खर्च आता है, और जिसमें 60% केंद्र सरकार उसको फंडिंग करता है, 40% दिल्ली सरकार ने देना होता है। अब वो 60% आने के बावजूद भी दिल्ली सरकार 2,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से देती है, या उससे कम अगर किसी स्कूल का है तो वो देती है। अब जिन स्कूलों के भी 7,000, 8,000 या 10,000 रुपये, उनको अगर आप 2,000 रुपये देते हैं और DDA लैंड में चलने वालों को तो वो भी आप नहीं देते, तो उसका सारा बोझ मैनेजमेंट तो निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले बच्चे उनके ऊपर शेयर करेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सरकार के लिए वो बच्चे EWS के हो सकते हैं। स्कूल में बच्चा जब एडमिट हो जाता है तो हमारे लिए EWS का बच्चा नहीं होता, हम उसको उसी प्रकार से पढ़ाते हैं जिस प्रकार से बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हमारे लिए जनरल बच्चा हो जाता है। अब इसके लिए राहत की बात तो यही है कि सरकार जो हाउस टैक्स करोड़ों रुपए साल का बैठ जाता है, कमर्शियल चार्ज करती है, बिजली का बिल कमर्शियल चार्ज करती है, पानी का बिल कमर्शियल चार्ज करती है, और तरह तरह के टैक्स लगा रखे हैं, उसको कम करे तो निश्चित रूप से उसका जो राहत है वो अभिभावकों को मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर जहाँ तक बात है कि स्कूल का फीस का कितना हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी पे खर्च होता है, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे
और जो स्कूल अपने यहाँ छठा या सातवां वेतन आयोग लागू कर पाने की स्थिति में हैं, उनका 80-90% पैसा ये फीस का सैलरी पर ही खर्च हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इसका समाधान ये है कि या तो आप यूपी का मॉडल अपनाएं, या आप हरियाणा का मॉडल अपनाएं, और या फिर आप दिल्ली में सेक्शन 10(1) को समाप्त कर दें, और उसके बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट में सेक्शन 20 ये कहता है कि कोई भी स्टेट अपने स्टाफ के लिए सैलरी तय कर सकता है। उसके लिए आप फीस के हिसाब से तय कर दें कि जितने जो स्कूल फीस लेता है उसके हिसाब से उसकी सैलरी होगी स्टाफ की। क्योंकि मैंने एक लंबे अंतराल के पहले दिल्ली में 5 कैटेगरी स्कूल बनाए थे, जिसको शीला दीक्षित सरकार ने अप्रूव किया था। एस एन बंसल कमेटी बनाई थी, उसने उसको अप्रूव भी किया था। दूसरा, उसी समय में जब ये फीस का मसला उठा था, जब छठा वेतन आयोग आया था, तो उस समय ये फेयर फीस का मुद्दा उठा था, जिसको उठाकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के नेतृत्व में 3 मेंबरों की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें 1 लाख रुपए पर डे का उनको पेमेंट दिया जाता है। इसमें 90% पब्लिक स्कूल बियर करते हैं, 10% दिल्ली सरकार बियर करती है। और उसको यही कहा गया था कि उसके मॉडर्न स्कूल के केस में जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो स्कूल जिस प्रकार की सुविधाएं देता है उसके हिसाब से वो सैलरी तय कर सकता है, उसके हिसाब से वो फीस तय कर सकता है। तो अनिल देव सिंह कमेटी को कहा गया था कि आप हर स्कूल का 3 साल का खाता चेक करके ये फिक्स कर दें कि कितनी उसकी फीस होनी चाहिए जिसमें वो छठा वेतन आयोग दे सके। पर आज 12-15 साल हो गए, एक स्कूल के बारे में भी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। इससे पहले सरकार ने 3-3 सीए 2-2 महीने तक स्कूलों के ऑडिट चेक करते रहे। उससे भी सरकार की संतुष्टि नहीं हुई तो उन्हें अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को लगा करके स्कूलों के खाते चेक कराए। ये तो इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद भी दिल्ली सरकार किसी भी स्कूल का फी नहीं तय कर पाई। इसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को आगे आना पड़ेगा। स्कूल कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है, स्कूल का जो नेचर है नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बना है। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जो अपने शिक्षकों से, अपने कर्मचारियों से समझौता करके क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि दिल्ली में 400 स्कूलों को डीडीए लैंड अलॉट हुई थी, उसमें से 100 या 150 स्कूलों में ये समस्या पैदा हो सकती है। बाकी दिल्ली का 90% स्कूल है जहाँ पेरेंट्स को किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी आपको। मैं आरसी जैन, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन।